Okay. You can see the screen. All of you can see the screen. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने क्या किया था, हमारे पास एक ऑपरेंड था, एक ऑपकोड था, ठीक है, और ऑपरेंड में फील्ड था हमारा एड्रेस, वो एड्रेस किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, ये हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट एड्रेस की, ठीक है। लेकिन जब इनडायरेक्ट आया तो इनडायरेक्ट में हमने क्या यूज किया, रजिस्टर्स। इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग डायरेक्टली द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, वी आर यूजिंग रजिस्टर्स, एंड रजिस्टर्स आर पॉइंटिंग टू एनी रजिस्टर सेट इंस्टेड ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या हुआ, रजिस्टर इनडायरेक्ट में वो कहता है कि एक ऑपकोड है, एक हमारे पास रजिस्टर फील्ड है, तो ये जो एड्रेस फील्ड है इस इंस्ट्रक्शन की, ये किसे पॉइंट आउट करेगी, कोई भी सीपीयू रजिस्टर को। ये रजिस्टर सेट कहाँ पर प्रेजेंट है, सीपीयू में, ठीक है। तो किसी भी एक रजिस्टर को पॉइंट आउट करेगी, और पॉइंट आउट करेगी उस रजिस्टर को जहां पर की किसी ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है। तो उस ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस कहाँ पर होगा, मीन्स यहाँ पर कोई हमारा ऑपरेंड पड़ा है, उसे ये पॉइंट आउट कर रहा है, एंड दिस इज आवर मेमोरी, ठीक है। मीन्स मैंने कहा कि रजिस्टर आर नॉट, ये रजिस्टर सेट्स है मेरे, ठीक है। तो रजिस्टर आर नॉट, दिस इज सपोज दिस इज आर नॉट, दिस इज R1, दिस इज R2। तो आर नॉट में उस मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है, मीन्स मैंने सपोज यहाँ पर लिया 010, 011, 012, 013, ये मेरे मेमोरी एड्रेसेस हैं। एड्रेस आर नॉट में एक एड्रेस पड़ा हुआ है मेरे पास 012, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स यहाँ पर वैल्यू एक पड़ी है 012, इट मीन्स दिस विल पॉइंट फर्दर टू द लोकेशन 012 टू फाइंड व्हाट एक्चुअल ऑपरेंड इज लाइंग हियर। अब ये ऑपरेंड क्या है, कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू, सपोज यहाँ पर 20 पड़ी है, इट मीन्स 012 पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। दिस इज हाउ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ऑपरेट्स, ठीक है। बात समझ लगी है बच्चे, जिसे डाउट था यस मैम। उसे क्लियर हुआ। यस मैम। जस्ट इन केस कि अगर सपोज कि एक कॉलेज में मेरे पास कितनी सारी ब्रांचेस है, CSC है, IT है, सिविल है, ECE है, अगर मैं इन सब बच्चों का रिकॉर्ड एक ही रजिस्टर में रखूंगी, सपोज आई हैव रजिस्टर 1, ठीक है, इट मीन्स मैं डायरेक्टली एक ही रजिस्टर को पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये तो हो गया रजिस्टर डायरेक्ट, जिसमें से मुझे कोई भी डेटा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इन सबके रजिस्टर्स अलग रखे हैं, कि सपोज मेरे पास एक CSC है, उस रजिस्टर का नाम है 010, एक मेरे पास IT नाम का रजिस्टर है, वो 011 प्लेस पे स्टोर है, एक सिविल नाम का रजिस्टर है, वो मेरा 012 प्लेस पे स्टोर है, एक मेरा EC नाम का रजिस्टर है, वो 013 पे स्टोर है। इट मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो अगर मैंने इनडायरेक्ट वे में कोई एड्रेस को रेफर करना हो, कि मुझे सपोज मुझे सिविल का डेटा ढूंढना है, तो मुझे क्या पॉइंट आउट करना पड़ेगा, 012 रजिस्टर को देखना पड़ेगा। बात समझ लगी है बच्चे। तो इसका मतलब एक मेरे पास रजिस्टर सेट है, उस रजिस्टर सेट में मेरे पास जो वैल्यूज पड़ी हैं वो डिफरेंट, मतलब 010, सपोज यहाँ पर मेमोरी लोकेशन, ये मैंने अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को स्टोर कर रखा है, उनकी वैल्यूज मैंने ये दे रखी है, R0 की वैल्यू ये है, R1 की है, R2 की है, R3 की है। इट मीन्स एक्चुअली हमें डेटा ये नहीं है, ये सिर्फ हमें रजिस्टर बता रहा है कि भाई ये वाला कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इससे मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे मेमोरी में जाना पड़ेगा कि ये 012 जगह कहाँ है और उस पर क्या डेटा मुझे मिलेगा। बात समझ लगी? यस। Got it? Any doubt?
किसी को भी कोई डाउट हो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में? नो मैम। ओके, नेक्स्ट जो आपका था दैट वाज योर, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी बच्चों को वो थी रिलेटिव में, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या था, मैंने आपको बोला कि इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा। इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट वुड बी द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर प्लस द एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। राइट, अब कंटेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर प्लस एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब इसमें क्या है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम लोग इसमें एक रिलेटिव एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि एक ऑपकोड है हमारे पास, ऑपकोड के साथ एक एड्रेस फील्ड होगी, तो वो कहता है कि हमें अगर उस ऑपरेंड का, कोई भी ऑपरेंड मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, अब एक ऑपरेंड है वो मेमोरी में कहीं पर स्टोर्ड है। ठीक है, ये है हमारी मेमोरी। अब जो ऑपकोड है वो ऑपरेंड जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक और रजिस्टर है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट प्लस इस एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के कंटेंट, ये आपस में एड ऑन होके हमें उस ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस बताएंगे जहां पर कि वो स्टोर्ड है। इट मींस मैंने कोई एड्रेस लिया कि 015, ये मेरा एक्चुअल में एड्रेस था, प्रोग्राम काउंटर की मेरी वैल्यू है 2, तो अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो इट इज कमिंग एज 017, तो 017 इज माय एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड वेयर माय ऑपरेंड इज लाइंग और वेयर माय ऑपरेंड इज इंसर्टेड। ठीक है, कहाँ पर मेरा ऑपरेंड पड़ा हुआ है, तो मैं 0, ये अगर मेमोरी है और यहाँ पर 012 सपोज ये 014 15 017 देन दिस इज 018 019, तो मैं कहाँ पर अपना ऑपरेंड मेरे को मिलेगा 017 पे, तो 017 की जगह पे मुझे अपना ऑपरेंड मिलेगा, मतलब यहाँ पर मैं ऑपरेंड फाइंड आउट करूंगी। इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, बेटा ये चीज याद रखना, मैं यहाँ पर ऑपरेंड फील्ड नहीं फाइंड आउट कर रही, मैं इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट कर रही हूँ ऑपरेंड का। मतलब वो जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड फील्ड जो मेरी होती है, ये डेटा वाली जो फील्ड है, ये ऑपरेंड मुझे कहाँ जाके मिलेगा, उसका एड्रेस क्या होगा, उसका एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए मुझे एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन लेना है, मीन्स मुझे कोई ना कोई यहाँ पर एड्रेस दिया होगा। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन मीन्स सपोज अगर मैं ए को ही ले रही हूँ तो ए कहाँ पड़ा हुआ है उसका एड्रेस, और उसमें मैंने ऐड कर दिया प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे उसका एड्रेस मिल गया कि ये 017 पे मेरा ऑपरेंड पड़ा हुआ है। मुझे ऑपरेंड नहीं मिला, ये मुझे ऑपरेंड का एड्रेस मिला। बात समझ लगी बच्चे? एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में जिसको डाउट था वो क्लियर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, थर्ड जो हमारा एड्रेस है दैट इज योर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, यहाँ पर भी हम इफेक्टिव एड्रेस ही फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू, हाँ चार्जर है, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू दैट इज कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ। अब यहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो क्या बताया, इफेक्टिव एड्रेस का। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब इसकी अगर डायग्राम हम देखें तो किस तरीके से होगी,
ये मेरा ऑप कोड है, ऑप कोड के साथ मेरा एक इंडेक्स रजिस्टर दिया हुआ है और साथ में एक फील्ड दे रखी है एड्रेस फील्ड। ठीक है, अब वो कहता है कि एक इंडेक्स रजिस्टर जो है, इंडेक्स रजिस्टर पॉइंट आउट करेगा रजिस्टर सेट को। मेरा रजिस्टर, ये बस आपने याद रखना है कि कहाँ पर हम रजिस्टर सेट यूज कर रहे हैं और कहाँ हम मेमोरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड। ठीक है, और हमें कहा क्या बताएंगे ये, ऑपरेंड का एड्रेस अगेन। ठीक है, एंड दिस इज योर मेमोरी। ऑब्वियसली ऑपरेंड जो होगा वो किसी ना किसी मेमोरी में ही लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैंने कोई, यहाँ पर देखो जो हमारा ये था पिछला जो था, दैट इज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम काउंटर लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर में हम एड्रेस को ऐड कर, एड्रेस की फील्ड को ऐड कर देते थे और हमें अपना ऑपरेंड का एड्रेस मिल जाता था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंडेक्स रजिस्टर यूज करते हैं। इंडेक्स रजिस्टर, आपको इंडेक्स की कोई वैल्यू दे रखी होगी, जैसे मैंने इंडेक्स की वैल्यू दे दी सपोज 3। ठीक है, अब मैंने कहा कि 3 वैल्यू है और एड्रेस मैंने कोई ले रखा है, सपोज मैंने 500, मैंने एड्रेस यूज किया 500। ठीक है, ये मुझे एड्रेस दे रखा है। तो वो कहता है कि हमें ऑपरेंड कहाँ मिलेगा, ऑपरेंड हम ऑपरेंड को, ऑपरेंड का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या है, कंटेंट क्या है इंडेक्स रजिस्टर का, 3 प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में 500 दे रखा था, दैट इज इक्वल टू 503। दिस इज नॉट द ऑपरेंड, दिस इज योर क्या, ये मेमोरी एड्रेस। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 503 आया मीन्स 503 लोकेशन पे जाके मुझे मेरा ऑपरेंड मिलेगा। बात समझ लगी? यस मैम। हाँ, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या है कि एक इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे, वो रजिस्टर में से मुझे इंडेक्स की वैल्यू उठानी है, एड्रेस फील्ड की वैल्यू उठानी है, दोनों को ऐड कर देना है, तो मुझे एक्चुअल में अपने ऑपरेंड का एड्रेस मिल जाएगा। गॉट इट मयंक? क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so after this we come to the next addressing mode, that is your base register addressing mode. अब इंडेक्स भी हो गया, इंडेक्स रजिस्टर भी हो गया, ठीक है, रिलेटिव भी हो गया। अब हम आते हैं बेस रजिस्टर पे। ठीक है, तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का आप एक जो फॉर्मूला लिख सकते हैं, इफेक्टिव एड्रेस दैट इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ। बेटा कोई क्लास में तो नहीं आया ना आज ऑफलाइन में, क्योंकि मैं क्लास में नहीं हूँ। कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में आया हो? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास में बैठा है अभी? हाँ या ना? ओके, so effective address is equal to content of base register plus address part of the instruction। ठीक है, अब देखो इसकी जो डायग्राम होगी वो किस तरीके से होगी, ऑप कोड तो आएगा ही। अब यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर की जगह क्या आ जाएगा, बेस रजिस्टर, और कितनी एड्रेस फील्ड है। ठीक है, बेस रजिस्टर कहाँ से उठेगा, उसकी वैल्यू वहां पर होगी जो आपका रजिस्टर सेट है, और आपकी एड्रेस फील्ड की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपकी ऑलरेडी वैल्यू दे रखी होगी एड्रेस में। उन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑपरेंड क्या कहाँ मिलेगा, मेमोरी। ठीक है, तो बेस रजिस्टर का मतलब है, बेस रजिस्टर का देखो आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, बेस रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैंने कोई डेटा इंसर्ट करना है मेमोरी में, तो मेरा स्टार्टिंग रजिस्टर क्या होगा, बेस रजिस्टर, उसकी वैल्यू जैसे मेरी कभी चेंज नहीं होती। मैंने देखा इसका जो एड्रेस है वो 100 है,
नेक्स्ट 101, 102, 103, 104। तो इस मेमोरी का, क्योंकि ये इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू हो रही है मेमोरी, राइट, तो जो मेरा बेस है इसका, इस मेमोरी का, दैट इज योर 100 स्टार्टिंग एड्रेस, और द इनिशियल एड्रेस इज कॉल्ड द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या आ गया? 100। ठीक है, तो बेस एड्रेस का कंटेंट प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी हमें दे रखा है, ठीक है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें अपना इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा ऑपरेंड का। मैंने सपोज बेस एड्रेस लिया यहाँ पर 100, और मैंने जो एड्रेस पार्ट लिया, मैंने ले लिया एड्रेस पार्ट, मुझे ऑलरेडी दे रखा है 101, तो दैट विल बी 201। तो 201 मेमोरी एड्रेस में जाके मुझे मेरा ऑपरेंड मिलेगा। बात समझ लगी बच्चे? ठीक है मैम, ये तो बेस एड्रेस रजिस्टर का होगा या इसका मेन एड्रेस होगा मेमोरी का? नहीं, ये बेस कंटेंट है बेटा, कंटेंट बता रही हूँ ये मैं बेस रजिस्टर का, कि बेस रजिस्टर में मेरे पास 100 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज ऐसे ले लो ए बी सी डी, तो यहाँ पर बेस रजिस्टर की कोई वैल्यू दी होगी ना, जैसे सपोज मैंने ले ली बी, तो बेस रजिस्टर के कंटेंट में मतलब 101 है उसकी वैल्यू, तो 101, और इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी 101 दे रखी है, तो क्या आ जाएगा? 202। तो 202 वैल्यू जो है वो मेमोरी में मुझे जाके अपना ऑपरेंड मिल जाएगा। ये चीज याद रखिए, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ बात हो रही है एड्रेस की। इसका मतलब हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ऑपरेंड, खुद ऑपरेंड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एड्रेस। यहाँ बात हो रही है कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर। कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर का मतलब बेस रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एड्रेस पार्ट मतलब कि क्या मुझे एड्रेस दे रखा है, एड्रेस की वैल्यू। ठीक है, बात समझ लगी बच्चे? यस मैम। एनी डाउट? एनी डाउट टिल हियर? नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड आपका आता है, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मोड, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट मोड में जो एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड क्या होगा? दैट वुड बी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। जो रजिस्टर का कंटेंट है वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है। ठीक है, अब देखो, आप ये कह सकते हो, इसमें एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो, now suppose there is a output, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रजिस्टर ले लिया ऑटो इंक्रीमेंट। अगर ये रजिस्टर एक रजिस्टर सेट में किसी वैल्यू पे पॉइंट आउट कर रहा है, रजिस्टर सेट दे रखा है और उस रजिस्टर सेट की वैल्यू है 3300, ठीक है, अब ये सपोज पॉइंट आउट किसको कर देगा? साफ साफ लिखा हुआ है दैट इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर। अब ऑटो इंक्रीमेंट करना है हमने, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट मतलब हमेशा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो मेरी फील्ड है, मीन्स सपोज अगर ये मेरी, मैंने फील्ड ले ली यहाँ पर 3200, यहाँ पर मैंने ले ली 3300 एंड 3301, 3302, तो यहाँ पर क्या बता रखा है? इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर, मतलब इस रजिस्टर का कंटेंट क्या है? तो ये 3300 जो है वो इसका कंटेंट है, ये हमारा इफेक्टिव एड्रेस आ जाएगा। तो 3300 वाली लोकेशन के ऊपर क्या डेटा पड़ा है? सपोज यहाँ पर 50 डेटा पड़ा है, तो 50 विल आंसर। इफेक्टिव एड्रेस इसका 3300 ही रहेगा और ऑपरेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। गॉट इट?
गॉट इट? मैम ये अपना एड्रेस +1 नहीं करेगा पहले? +1 जब नेक्स्ट जाएगा तो +1 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या है? कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। ओके मैम। ठीक है, देखो जो वैल्यू रजिस्टर में स्टोर होगी, मीन्स ये रजिस्टर की वैल्यू है 3300, तो 3300 लोकेशन को उसने डायरेक्टली पॉइंट आउट कर दिया। वहां पर उसने जब ये पॉइंट आउट किया यहाँ पर, तब उसकी वैल्यू हमने देख ली फर्दर कि 50 है। ठीक है, मतलब उसने रजिस्टर सेट की वैल्यू दी, रजिस्टर जहां पॉइंट आउट कर रहा है वहां की वैल्यू नहीं दी उसने। ठीक है बेटे? यस मैम। अब सपोज करो, अब इसी में हमने यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट वर्ड क्यों लिखा? ऑटो इंक्रीमेंट वर्ड लिखा कि अब इसके बाद इसने 3300 को तो पॉइंट आउट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी अपने आप ऑटोमेटिकली उठ के? 3301। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या, फिर हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या बन जाएगा? 3301। फिर उसके बाद हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होके वैल्यू क्या आ जाएगी? 3302। इसका मतलब ये वैल्यू वो उठाएगा और हर बार उसे इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब बात समझ लगी? यस मैम। विदाउट, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना बेटा, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1, वो नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन पे जाता जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया ना 3300। देखो देखो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, रुको रुको। जैसे मैंने सपोज मैंने कोई इंस्ट्रक्शन चलाई, लोड A,R0, लोड B,R1, फिर मैंने इंस्ट्रक्शन चलाई ऐड A,B। ठीक है, अब देखो जब मेरी पहली इंस्ट्रक्शन चली, इसका मतलब उस टाइम पे कंटेंट था 3300। अब वो मेमोरी के आगे कौन सा नंबर मैंने लिखा है वो अपने आप उसे ऑटो इंक्रीमेंट करता जाएगा नेक्स्ट उसको चलाने के लिए। इसका मतलब ए को अगर उसने स्टोर किया उसने 3300 में कर देना है, बी जो होगा वो 3301 में होगा, ये जो तीसरी इंस्ट्रक्शन होगी वो 3302 में होगी। इस तरीके से उसने एक अपना बेस तो ले ही लिया, कंटेंट ऑफ द रजिस्टर उसने उठाया और अपने आप उसे इंक्रीमेंट करता गया। तो इट्स नॉट लाइक मैम हम कोई एक लिमिट सिंगल तो इंस्ट्रक्शन होगी ना चला कि रहे हैं, हम कहाँ तक मल्टीपल चले? इंस्ट्रक्शंस चला रहे हैं। मैम कोई लिमिट तो होगी ना कि कहाँ तक चले? जहां तक प्रोग्राम है, जितनी कैपेसिटी चाहिए एक प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब ये यहाँ पर कितना मुझे लोड करवाना है ए और बी को और उन्हें ऐड करवाना है। ठीक है, तो हर बार जो है वो मेमोरी कहीं ना कहीं पे तो लिखा जाएगा ना, ए को कहीं पर लिखा जाएगा, बी को कहीं पर लिखा जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे फिर उससे कहीं पर लिखा जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेमोरी अपने आप नहीं भरती बेटा। अब मेमोरी जब सपोज आप कंप्यूटर में काम भी करते हैं, हम कोई काम कहीं जाके स्टोर ही तो कर रहे हैं ना, स्टोर करेंगे तो वो मेमोरी हमारी फिल होगी। बात समझ लगी? मतलब उसके कहने का ये मतलब है कि एक ऑपरेंड की वैल्यू को यहाँ से फेच करो, ठीक है, और उसके बाद अपने आप रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। मतलब मैंने यहाँ से 50 उठाया, उसके बाद अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट हो गया 3301 पे जाएगा, अगली इसकी वैल्यू उठाएगा, हो सकता है 3301 पे 20 वैल्यू बड़ी हो तो 20 को फेच कर लेगा, फिर ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप हो जाएगा 3302 पे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की। गॉट इट? यस मैम। हाँ, और ऑल्सो ऐसा भी नहीं होता कि ये आप जो मेमोरी में लोकेशन, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, ये ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मेमोरी लोकेशन सपोज मेरी 100 है तो अगली 101 ही होगी। हो सकता है मैंने इसको स्टेप साइज 2 दे रखा हो, तो ये 102 है, ये 104 है, ये 106 है, तो दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो आप ये इस मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कह सकते कि अगर इंक्रीमेंट एक होगा तो वो अगली लोकेशन 101 को लेगा, नहीं, क्योंकि मेमोरी में अगली लोकेशन क्या है? 102 है, तो 102 को लेगा, फिर नेक्स्ट लोकेशन क्या लेगा? 104 को लेगा। ठीक है, ये मेमोरी का नाम है,
अब नाम तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ, ठीक है, गॉट इट। जैसे सपोज मैंने तुम लोगों का एक सीरीज में नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, आप सबकी लिस्ट बनी हुई है। अब मैं एक और यहाँ पर एक कॉलम लगा लेती हूँ सीरियल नंबर का, तो मेरी मर्जी, मैं उसको 1 2 3 लिखना चाहती हूँ, या फिर मैं उसको लिखना चाहती हूँ 1 और देन 3 देन 5, मैं उसको ऑड काउंटिंग देना चाहती हूँ, या फिर मैं उसको 501 से सीरीज स्टार्ट करना चाहती हूँ, 505, फिर अगला नंबर मैं 510 देना चाहती हूँ। तो दैट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं इतना इसमें स्टेप साइज कितना लेना चाहती हूँ, इसे बोलते हैं हम स्टेप साइज, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है मैं कितना स्टेप साइज लेना चाहती हूँ, लेकिन जितना भी स्टेप साइज होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर एक मैंने 501 और दूसरा 505 लिखा है तो तीसरा 502 हो जाएगा या फिर 506 हो जाएगा, नहीं, फिर उतना ही स्टेप साइज आपको लेना पड़ेगा। मीन्स अगर आप पहली मेमोरी को 501 और दूसरी को 505 दे रहे हैं तो तीसरी को भी 5 से ही इंक्रीमेंट करेंगे आप, 510 हो जाएगी, अगली 515, देन 520, 525, लाइक दिस, गॉट इट, गॉट Yes, इट। एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है इसमें तो पूछो। और सिमिलरली यही डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ, अगर मुझे डिक्रीमेंट करना है यहाँ पर, या इंक्रीमेंट की जगह मैं यहाँ लिख दूं कि मुझे ऑटो डिक्रीमेंट करना है, दिस इज योर नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। तो ऑटो डिक्रीमेंट में क्या होगा, डिक्रीमेंट में वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, मतलब बेस वैल्यू तो उसमें भी मतलब जो इफेक्टिव एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, अब वहां पर तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर था, यहाँ पर क्या आ जाएगा इफेक्टिव एड्रेस, कंटेंट ऑफ रजिस्टर। अब वहां तो इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा डिक्रीमेंट माइनस स्टेप साइज, ठीक है, कंटेंट ऑफ रजिस्टर माइनस स्टेप साइज। अब कंटेंट ऑफ रजिस्टर माइनस स्टेप साइज में क्या होगा, अब जितना भी स्टेप साइज दे रखा है आपको, सपोज करो कि मेरा कंटेंट है यहाँ पर 3300, तो 3300 से मैंने ऑपरेंड लिया, फिर बैक में चली गई, मीन डिक्रीमेंट करती गई वैल्यूज को। तो हो सकता है मैंने स्टेप साइज यहाँ पर मैंने 1 ही स्टेप साइज रखा हुआ है, तो 3300 है तो क्या आ जाएगा 3299, ठीक है, 3298, इस तरीके से, गॉट इट। डिक्रीमेंट क्या होता है बेटा, डिक्रीमेंट मतलब माइनस होगा, इंक्रीमेंट मतलब प्लस होगा। मतलब हाँ, बेटा इसके लिए ना आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में, दैट इज ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ये सिचुएशन आती है हमारे पास। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हमें ये पता है कि जो स्टैक है हमारी वो फुल हो चुकी है। अंडरफ्लो की सिचुएशन तब आती है कि हम एलिमेंट्स को डिलीट करते जा रहे हैं जब हमें पता है कि वो जो हमारी स्टैक है दैट इज ऑलरेडी एम्प्टी, ठीक है। इन कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा C++ में मैलोक कैलोक फंक्शन। तो जो मेमोरी होती है ना बेटा, मेमोरी पे ऐसा नहीं होता कि मेमोरी 0 पे चली जाएगी तो हमारा काम रुक जाएगा। कभी कंप्यूटर में ऐसा हुआ है कि हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम चलता चलता रुक गया हो कि मेमोरी फुल की जगह दिखा दे। हाँ, प्रोसेसिंग हमारी जरूर स्लो हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा जो मेमोरी है कभी इसमें दिखा दे कि मेरी मेमोरी फुल, until and unless you want to save the thing। अगर आप कंप्यूटर पे कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तब आपका जो ये एलोकेशन है, द टेक्निक इज कॉल्ड एलोकेशन, मेमोरी की एलोकेशन जो है वो आपकी
कांस्टेंट चलती जाती है, कांस्टेंट सॉरी यू कैन से कांस्टेंट, डायनामिक एलोकेशन होती है। डायनामिक एलोकेशन मतलब जैसे जैसे कोई एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसकी जगह खाली हो रही है, उससे उसकी जगह किसी और एलिमेंट को एलोकेट की जा रही है। ठीक है, अब आपका बैच आया एक मतलब 2020 बैच से लेकर 2024 तक ये बैच है, तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में सारे मीन्स आपका ही एक बैच चल रहा है पूरे कॉलेज में, 2021 वाला भी चल रहा है, 2019 वाला भी चल रहा है, 2022 वाला भी चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेमोरी स्पेस फ्री होती जाती है, मतलब फोर्थ ईयर से बच्चे जाते जाते हैं, तो न्यू बैच आता जाता है साथ के साथ। ठीक है, तो मेमोरी फ्री हो रही है और मेमोरी किसी और को एलोकेट की जा रही है, मेमोरी फिर से फ्री हो रही है, मेमोरी किसी और को एलोकेट हो रहा है। एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं और बताती हूँ, अगर सपोज मैंने ये कमांड लिखी add a, b, इस इंस्ट्रक्शन में एक्चुअली काम होगा क्या, ए को कहीं से लोड किया जाएगा मेमोरी में, बी को कहीं से लोड किया जाएगा मेमोरी में, ए की वैल्यू मैंने ले ली 10, बी की वैल्यू मैंने ले ली 20, ए प्लस बी किया जाएगा वैल्यू 30। एक एलोकेशन मेरी ए थी, एक मेमोरी मेरी ए थी, एक मेमोरी मेरी बी ने घेरी। मेमोरी ए ने जो ली वो ली उसने 501 को स्पेस थी, मेमोरी बी सॉरी ऑपरेंड बी ने ले लिया मेरा 502 को स्पेस। जब मैंने यहाँ पर 30 किया, इट मीन अब जो 502 की वैल्यू है वो 30 हो चुकी है, ये कहीं और जगह नहीं स्टोर हुआ, इसी की वैल्यू अपडेट हो गई बी की। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जब मेरा पूरा टास्क कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि हम रैम पे काम कर रहे हैं जो कि वॉलेटाइल मेमोरी है, तो वो क्या होगा, जैसे शट डाउन होगा कंप्यूटर, देन मेमोरी विल बी फ्री, मेमोरी तो हमारे पास अवेलेबल रहेगी ना। तो हर बार जो हम काम कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि वो मेमोरी, मतलब आप जैसे अभी कह रहे हो कि अगर सपोज मैं 10 एक लेके चलूं, ठीक है, एक सब मेमोरी स्पेस है मेरी 10, अगर मैं इसे ऑटो डिक्रीमेंट करती जाऊंगी और वो 0 पे पहुंच जाएगा, तो 0 के बाद क्या होगा, 0 के बाद वो वाली स्पेस उसे मिलेगी जहां पर जो स्पेस फ्री है, कोई ऐसी मेमोरी। ठीक है, एनी डाउट और किसी को? नो मैम। ठीक है, so this is how these addressing modes operate. ठीक है बच्चे, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ऑल्सो एक और चीज मैंने आप लोगों को कहनी थी, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट पोस्ट किया था, वो असाइनमेंट 8 बच्चों ने दिया नहीं है अभी तक। अभिषेक त्यागी, अनिकेत सिंह, हार्दिक, मानस, प्रभव, श्रेयांश, सिद्धांत एंड श्रीकन्ना, इन बच्चों ने अभी तक ये असाइनमेंट नहीं दिया है। तो इट वुड बी बेटर कि आप बेटा वो क्वेश्चंस लिख के अपलोड कर दे उसे, राइट, एंड डोंट शेयर योर ड्राइव लिंक। ठीक है, ओम, यू हैव शेयर्ड योर गूगल ड्राइव लिंक, नॉट द असाइनमेंट। ठीक है बच्चे, तो इट वुड बी बेटर कि आप डायरेक्टली उसमें असाइनमेंट लोड करें, गूगल लिंक नहीं। Otherwise, I need to ask permission from you every time I need to open your assignment. Got it? ठीक है बच्चे? So this is all for today. मैम हाँ, मैम आप नोट्स का अपलोड करो। नोट्स दे दो।